हेलो साथियों, नमस्कार। एग्जाम दृष्टि आईएएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023, जिसे हम लोग वुमेन रिजर्वेशन बिल के नाम से भी जान रहे हैं। यह विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पास हो गया है। अब राष्ट्रपति की इस पे जब मंजूरी मिल जाएगी तो ये एक अधिनियम बन जाएगा, यानी एक्ट बन जाएगा। आखिर क्या है ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम? एक एक करके सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। पहले हम देखेंगे कि आखिर भारत में महिलाओं की स्थिति क्या है और आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ी। इन सारे एस्पेक्ट पे हम बात करेंगे कि राजनीति में महिलाओं की भूमिका क्या है और क्या होनी चाहिए। आप सब लोग जानते हैं कि भारत की नहीं बल्कि दुनिया की लगभग जो जनसंख्या है, 50% जनसंख्या है वो लगभग महिलाओं की है। सो भारत की भी लगभग यही स्थिति है, थोड़ा सा कम है 50% से, लेकिन लगभग 50% के करीब है। तो ऐसी स्थिति में क्या ये हमें सुनिश्चित करना होगा कि महिलाओं की भागीदारी हर एक क्षेत्र में 50% होनी चाहिए। लेकिन जब हम राजनीति की स्थिति देखते हैं तो आंकड़े कुछ हमें अलग दिखते हैं। हम एक एक आंकड़ों की ही बात करेंगे, किस तरीके से यह विधेयक लागू होने वाला है इस पे ही बात करेंगे, इसमें कौन से बहुमत की जरूरत थी इस पे ही बात करेंगे, साथ में इसमें परिसीमन आयोग की भी बात करेंगे। इसमें हम बात करेंगे इस विधेयक के अलग अलग पक्षों की और विभिन्न प्रावधानों की। तो आइए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। जैसे आप देख रहे हो, ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम है। यूपीएससी के सिलेबस से और यूपीपीसीएस के सिलेबस में जीएस 1 और 2 में हम इसको देख सकते हैं, उसे जोड़ के देख सकते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि महिलाओं की स्थिति है क्या। वर्तमान में यदि महिलाओं की स्थिति की बात करें तो राजनीति में बहुत ठीक है नहीं, लेकिन हाँ अब तक सबसे अच्छी है। दोनों बातों में अंतर होता है। तो वर्तमान की स्थिति की बात करें तो वर्तमान की जब लोकसभा की बात करते हैं तो लगभग 14.44% जो है महिलाएं लोकसभा में अपने जो एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे काम कर रही हैं। यानी कि 100% में से 14.44% महिलाएं हैं हमारी लोकसभा में। वहीं पे हम जब दूसरी जगह बात करते हैं अलग अलग विधानसभाओं में, जो कि 28 विधानसभाएं हैं, इस जगह अलग अलग जगह बात करते हैं, सो औसतन हमें यह पता चलता है कि हमारी जो महिलाएं हैं उनका केवल और केवल 9% भागीदारी ही है अलग अलग विधानसभाओं में। यानी कि आप समझ रहे हैं 91% पुरुष लोग बैठे हुए हैं और केवल 9% महिलाएं हैं विधानसभा में। एक मूवी है महारानी, आप कभी देखिएगा, उसमें एक बहुत जबरदस्त डायलॉग है। हुमा कुरैशी एक डायलॉग बोलती है कि ये पुरुषों के बीच में हम अकेले क्या करेंगे। वो एक्चुअली जेंडर गैप दिखाना चाह रही हैं, है ना। एक जो वेब सीरीज है शायद, उसको आप देखेंगे तो उसमें इसको सेंसिटाइज किया गया कि किस तरीके से महिलाओं का पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन कम है। अब देखते हैं यहां पे आगे की बात। अब हम और देखें तो अलग अलग हमारे पड़ोसी देशों को जब हम देखते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, इन सबसे भी हम पीछे हैं खास तौर पे महिलाओं के पार्टिसिपेशन को लेकर के। यदि हम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के हिसाब से बात करें तो हम देखते हैं कि हमारी जो रैंक है वो 48वीं है 146वें देशों में। यानी कि हमारी स्थिति बहुत ठीक है नहीं जेंडर गैप रिपोर्ट के अनुसार से, या महिलाओं का राजनीति में जो है पार्टिसिपेशन को लेकर के। अब हम देखते हैं कि अभी तक की क्या स्थिति रही। तो संसद में नारी शक्ति की बात करें तो जो वर्तमान की लोकसभा यानी जो 17वीं लोकसभा है, इसमें महिलाओं की सबसे ज्यादा जो है भागीदारी रही है। इसमें 14.44% लगभग महिलाएं हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हमारी पहली लोकसभा थी, यानी 1951 की बात करें, जब पहले इलेक्शन हुए थे, पहले जनरल इलेक्शन हुए थे 51-52 में, तो उस समय पे 5% महिलाएं केवल थीं जो कि हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, यानी कि संसद में, या फिर मैं बोलूं स्पेशली लोकसभा में उनकी भागीदारी थी। तो 5% से लगभग हम 15% की तरफ बढ़ गए और इस विधेयक के माध्यम से हम 33% तक जाने की उम्मीद रख रहे हैं। और मेरे हिसाब से यह बिल्कुल जरूरी था इस विधेयक का आना। लेकिन इस विधेयक के कुछ पक्ष हैं और उन पर हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से इसको हम और अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो आगे की बात है। अब देखेंगे संसद में महिला प्रतिनिधि और भारत और विश्व। अब देखो, विश्व से हम जब तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि लोकसभा में वर्तमान में 82 महिलाएं हैं और लगभग 15.2% हो गई हैं। क्योंकि होता क्या है कि कई बार ना बाय इलेक्शन होते हैं तो उसमें कोई जीत जाता है, तो इस तरीके से वो डाटा थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं। तो लगभग 15% के
एवज में आप इस बात को समझो। अब इसमें 15.2% और राज्यसभा में 31 महिलाएं हैं जो कि 13% है। प्रथम लोकसभा में लगभग 5% महिलाएं थी, ये बात क्लियर हो गई। आंकड़ों के मुताबिक जैसे मैंने बताया कि रवांडा, क्यूबा, निकारागुआ महिला प्रतिनिधि के मामले में शीर्ष 3 देश हैं। आप समझ रहे हो? अब ये जो देश हैं जिनका नाम है रवांडा, कितना पिछड़ा देश है एक तरीके से, क्यूबा, ये सब देश जो है, इवन ये सबसे टॉप देश हैं ऐसे जहां पे महिलाएं सबसे ज्यादा भागीदारी में है राजनीति में। अब यहां पे हम देखते हैं और देश भी, यहां तक कि हम पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, ये भी हमसे आगे हैं, क्योंकि हमारा तो लगभग 14% है, 15% है, लेकिन इनका प्रतिनिधित्व देखेंगे तो फिर भी ज्यादा आपको दिखाई देगा। अब हमने एक रिपोर्ट का आपसे जिक्र किया था, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो सबसे पहले इससे संबंधित एक यूपीएससी पे सवाल भी पूछा गया, वो सवाल भी डिस्कस करेंगे। सवाल यह था कि इस रिपोर्ट को कौन पेश करता है? इस रिपोर्ट को पेश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इस रिपोर्ट को पेश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पेज की स्क्रीनशॉट है। ये रिपोर्ट आई 2023 में। अब ये किन किन आधारों पर रिपोर्ट को बनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आधार अब आने वाले समय में एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। तो 4 आधारों पर रिपोर्ट को बनाया जाता है। जो द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किन किन आधारों पर बनाया जाता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन 4 आधारों को देखता है। पहला है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि हमारी कितनी जो है आर्थिक भागीदारी है और कितने हमारे पास आर्थिक अवसर हैं जिससे कि हम अपना रोजगार, अपनी बिजनेस, इन सब चीजों को चला सके। दूसरा है एजुकेशन अटेनमेंट, आपने शिक्षा कितनी ग्रहण की, किसको कितनी शिक्षा मिल पा रही है, उस हिसाब से भी हम देखते हैं। तीसरा आधार है हेल्थ और सर्वाइवल, है ना। और चौथा आधार है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, यानी जो है आपका राजनीतिक सशक्तिकरण कितना हो रहा है, महिलाओं का कितना राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ है, पुरुषों का कितना हुआ, उस तरीके से हम देखते हैं तो यहां पे एक गैप देखने के लिए मिल रहा है। और इसी के आधार पर मैंने आपको बताया कि भारत की रैंक कितनी है, 48वीं है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में महिलाओं की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि महिलाओं का पार्टिसिपेशन भारत की राजनीति में अभी भी बहुत कम है। यहां तक कि आपने देखा होगा जनरली कि गांव में यदि प्रधान महिला बन भी जाती है तो काम उसका कौन कर रहा है, पुरुष कर रहा है, जिसे हम लोग प्रधानपति का कॉन्सेप्ट कहते हैं, है ना। कि महिला भले ही उसके नाम पे चुनाव लड़ा गया, वो सब ऑफिशियली वही प्रधान है, लेकिन काम कौन कर रहा है, जो है इसको पूरा का पूरा काम कर रहा है पुरुष। उस घर का जो है जो पुरुष है वो कर रहा है, या तो उसका हस्बैंड या उसका लड़का या लड़की, मतलब जो बड़ा लड़का या कोई भी। अब देखो यहां पे सवाल पूछ दिया ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट पे यूपीएससी सीएससी 2017 में। सवाल क्या था, निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों को ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रैंकिंग देता है? तो ये रिपोर्ट कौन देता है, अभी आपको मैंने बताया, जल्दी से आप इसे कमेंट करके जरूर बता देंगे इसका आंसर। अब यहां पे हम एक और महत्वपूर्ण बात देखते हैं, ये इस विधेयक के बारे में कि ये विधेयक आखिर आया कहां से, कब से इसकी डिमांड उठती आ रही है। हालांकि महिला आरक्षण को लेकर के डिमांड आज की नहीं है। यदि हम 1935 के अधिनियम में देखते हैं, वहां पे भी महिलाओं को पृथक निर्वाचन पहली बार दिया जाता है, आप देख रहे हैं। लेकिन समय समय पे इसकी मांग उठती रही। इसकी मांग सबसे ज्यादा प्रबल कब हो जाती है, सबसे ज्यादा और स्ट्रॉन्ग कब हो जाती है, ये बात है 1996 की। 1996 में ये एक विधेयक आता है और यहां पे विधेयक पास नहीं हो पाता है। फिर 2003 में एनडीए गवर्नमेंट इस विधेयक को ले आती है और 4 बार लेके आती है, 4 बार याद रखना इस विधेयक को लेके आती है। 1998 से लेके 2003 के बीच में, यानी जो वर्तमान की बीजेपी सरकार है, इस विधेयक को लेके आने का प्रयास करती है, लेकिन ये फेल हो जाती है, कुछ नहीं हो पाता है। उसके बाद 2009 में यूपीए गवर्नमेंट इस बिल को लेके आती है और कुछ महत्वपूर्ण पार्टियां हैं जो इस बिल का विरोध कर देती हैं, जैसे आरजेडी हो गई, सपा हो गई और जेडीयू हो गई। अब इसका विरोध करने का आशय इनका क्या था, बेसिकली ये था कि इनमें रिजर्वेशन जो है, वो महिलाओं को रिजर्वेशन आप दो, अच्छी बात है, लेकिन रिजर्वेशन के बीच में रिजर्वेशन दो, यानी ओबीसी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन दो। अभी मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा क्या था मसला इसका। 2010 में इस बिल को कैबिनेट अप्रूव करती है, लेकिन ये राज्यसभा में ये विधेयक पास नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि ये सरकार गठबंधन की सरकार चल रही थी। गठबंधन की सरकार के कारण होता क्या है जनरली कि आपको हम धमकी दे देंगे कि ये विधेयक तुम यदि पास कर दिए तो हम तुम्हारा समर्थन खींच लेंगे, अब सरकार गिर जाएगी। तो इस डर से गठबंधन की सरकार थी और गठबंधन की सरकार में पॉसिबल नहीं हो सका कि ये विधेयक पास हो सका। याद रखना, ये इस विधेयक को लेकर के किसी की बहुत ज्यादा दिक्कत है नहीं। यही कारण है कि लोकसभा में इसके अगेंस्ट में केवल 2 वोट पड़े हैं और राज्यसभा में तो एक भी वोट इसके विरोध में नहीं पड़ा है। इतना महत्वपूर्ण विधेयक था और पहली बार ऐसा मुझे लगा
कि वर्तमान का जो विपक्ष है उसने बहुत शानदार पारी खेली है और उसने बहुत शानदार तरीके से उस मुद्दे को हैंडल किया कि किसी को भी क्रेडिट नहीं लेने दिया। भले ही वर्तमान की बीजेपी सरकार ये बात बोलेगी या एनडीए सरकार ये बोलेगी कि हमने ये बिल लेके आए, लेकिन उन्होंने इस तरीके से विदाउट एनी कंडीशंस अनकंडीशनल सपोर्ट देकर के विपक्ष ने अपना बहुत शानदार तरीके से काम किया। खैर अब चलते हैं, तो ये विधेयक अब आ जाता है कब? फिर उसे 2014 में आने की संभावना थी लेकिन नहीं आ पाया है। उसके बाद फिर अब ये आया है 2023 में। अब इस 2023 के विधेयक में क्या कुछ खास है ये देखेंगे। पहली बात तो महिलाओं का 1/3 आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। याद रखना, इट इज नॉट 33%, ये 1/3 है। 1/3 और 33% में अंतर होता है और यूपीएससी इस बात को समझती है। यदि आप इस तरीके से समझोगे तभी यूपीएससी की जो सटीकता आप चाह रहे हो तब वो लेके आ पाओगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो इस विधेयक का नाम क्या है? नारी शक्ति बंधन अधिनियम। ये आया कहां पे? सबसे पहले लोकसभा में आया। याद रखना, लोकसभा में ये विधेयक आता है। कौन लेके आता है? याद रखना, अर्जुन राम मेघवाल जी, जो कि हमारे वर्तमान के लॉ मिनिस्टर हैं, ये इस विधेयक को लेके आते हैं। याद रखने वाली बात है कि जो हमारी नई संसद बनी उसमें पहला विधेयक यदि आपसे कोई पूछे कि कौन सा आया था तो आप बोलोगे नारी शक्ति बंधन अधिनियम। पहला विधेयक यही था। इससे पहले इसमें, क्योंकि जैसे ही बैठक शुरू हुई तो पहले दिन यही विधेयक यहां पे आया। ग्रेट। उसके बाद ये पहला विधेयक था नई बिल्डिंग में। ठीक है, अनलाइकली टू इन द फोर्स। अब देखो यहां पे देखेंगे कि अब क्या ये 2024 के पहले लागू हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसका बड़ा कारण ये है, इस विधेयक का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। यहां पे आप देखेंगे इस विधेयक का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है कि आपको सबसे पहले तो जो अभी वर्तमान में जो आंकड़े आने वाले हैं जनगणना के, उन आंकड़ों के आधार पर आप परिसीमन करेंगे, जो कि परिसीमन होगा 2026 में, है ना। इन दो शब्द आपको भारी भरकम लग रहे होंगे, दोनों को हम समझाते हैं। पहली बात तो अभी हमारे पास नवीनतम जो जनगणना के आंकड़े आने थे 2021 के, वो आए नहीं है। कोविड महामारी के कारण इनके जो सर्वे था या जो आंकड़े लेने वाली जो प्रोसेस थी उसको रोक दिया था, जनगणना को रोक दिया था। अभी इसको रिज्यूम नहीं किया गया है, तो ऐसी स्थिति में ये आंकड़े अभी आना बहुत मुश्किल है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें यह बोला गया है इस विधेयक में कि जब आपके आंकड़े आ जाएंगे उसके बाद हम परिसीमन करेंगे। अब परिसीमन करने का मतलब क्या है? सीमांकन करना, कि कितना क्षेत्र जो है किसी एक विधानसभा में आता है, कितना क्षेत्र एक जो है लोकसभा की सीट में आता है, तो इसे हम बोलते हैं परिसीमन। सो ये परिसीमन कब होने वाला है? 2026 में। सो यानी कि ये महिला सशक्तिकरण जो विधेयक है 2026 के पहले तो लागू होने वाला ही नहीं, और 2026 के बाद जो इलेक्शन होने वाला है लोकसभा का वो 2029 में होगा। यानी ये 2029 में संभावना है कि इस विधेयक या इस एक्ट को लागू किया जाए। हाँ, लेकिन उसके पहले कुछ स्टेट्स के इलेक्शन जरूर होंगे, तो वो हो सकते हैं। अब इस विधेयक के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को समझने की हम कोशिश करते हैं। विधेयक की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जैसे हमने बोला कि इनको लेके आए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी, और इसका उद्देश्य था कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना राजनीतिक प्रक्रिया में। बहुत शानदार, अच्छी बात है। याद रखना, यह विधेयक लोकसभा के लिए भी है और विधानसभाओं के लिए है। यानी कि लोकसभा में भी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और विधानसभाओं में भी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। दोनों जगह याद रखना। ठीक। दूसरी बात, यहां पे इस आरक्षण को 2024 में लागू होना मुश्किल हो जा रहा है। 2024 के जो लोकसभा के इलेक्शन होंगे उसमें लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2026 के बाद ही लागू हो पाएगा। याद रखने वाली बात है कि इसे 15 साल तक के लिए ही रखा गया है। इस जो रिजर्वेशन का अवधि है, यानी इसका टाइम पीरियड है, वो 15 साल है। लेकिन याद रखने वाली बात यहां पे ये है, इसमें ये भी क्लॉज है कि इसको बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक, इसको बढ़ाया भी जा सकता है। तो दो चीजें होगी, कौन बढ़ाएगा? पार्लियामेंट के पास ये शक्ति होगी। ये 15 साल के बाद यदि पार्लियामेंट को लगेगा कि ये रिजर्वेशन की अभी भी और जरूरत है, तो ये इसको बढ़ा भी सकते हैं। इसको रोटेशन बेस पे करेंगे, यानी अभी कोई मान लो ये महिला सीट आरक्षित है तो फिर अगली दूसरी सीट आरक्षित होगी, इस तरीके से रोटेशन बेस पे जैसे अभी चलता है वो है। तीसरा इसका महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि इसमें आरक्षण के अंदर आरक्षण की व्यवस्था है, जैसे कि SC ST के लिए लोकसभा और विधानसभा में सीटों का आरक्षण है। ठीक, तो लोकसभा में यदि सीटों के आरक्षण की बात करें तो अब मान लीजिए कि लोकसभा में जो सीटें आरक्षित हैं
उसी के अंदर महिलाओं के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा, यानी उसी परसेंटेज में। सेम कहानी विधानसभाओं की है। लेकिन अब विरोध क्यों हुआ इसका, थोड़ा बहुत जो इसमें हल्ला हुआ, वो ओबीसी ने इसका विरोध किया। ओबीसी के समुदाय ने, ये अनुप्रिया पटेल जो कि खुद एनडीए की जो है हिस्सा है, यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट की वर्तमान में हिस्सा है, तो उन्होंने भी विरोध किया। इन्होंने विरोध का मतलब, उन्होंने एक बात बोली कि ओबीसी की महिलाओं को इसमें जो है आपको रिजर्वेशन देना चाहिए। ओबीसी की महिलाओं को भी इसमें रिजर्वेशन देने की बात कही है। ठीक, अब यहां पे हमने बात की, इतनी सब बातें हो गई। याद रखने वाली, इसमें नोट लिखने वाली बात है जो एग्जाम में कभी सवाल में फंसाएगा, तो क्या ये आरक्षण विधेयक राज्यसभा या राज्य की विधान परिषदों पर भी लागू होगा? तो आपका जवाब होगा नहीं। राज्यसभा और राज्य की जो विधान परिषदें हैं उन पे ये लागू नहीं होगा। याद रखने वाली बात है। अब इसके अलावा इस विधेयक में एक महत्वपूर्ण शब्द आया, परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग क्या करता है? परिसीमन आयोग का काम होता है कि ये एक सीमा बनाता है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाता है, एक चुनाव क्षेत्र बनाता है, एक तरीके से कि ये वर्तमान में मान लो जितनी सीटें हैं ये परिसीमन आयोग ने डिसाइड की। अभी आने वाले समय में 2026 में हमारी जनसंख्या भी बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है ना, हमारी पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो ये कौन डिसाइड करेगा? ये परिसीमन आयोग डिसाइड करेगा कि कितनी जो है सीटों की आवश्यकता है जनसंख्या के अनुसार से। ठीक, सो अब ये परिसीमन आयोग बनता कैसे? याद रखना, इस परिसीमन आयोग की जो स्थापना करता है वो भारत सरकार करता है। किसके द्वारा स्थापित किया गया? भारत सरकार के द्वारा इसको स्थापित किया गया। सवाल पूछा जा सकता है, क्या भारतीय संविधान में परिसीमन आयोग के बारे में बात की गई? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो भारतीय संविधान में इसकी बात नहीं की गई, बल्कि इसको 1962 परिसीमन आयोग अधिनियम 1962 में इसको हम लेके आए। उसके बाद ये बनता कैसे? तो इसमें जो इसके जो चेयरमैन होते हैं, या मैं बोलूं इनके जो प्रमुख होते हैं, तो वो होते हैं जो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, यानी कि जो जज हैं, रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इसके अध्यक्ष होने वाले हैं। याद रखना, इसके अलावा मुख्य जो चुनाव आयुक्त हैं यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, और अलग अलग राज्यों के जो चुनाव आयुक्त होंगे वो इनके पदेन आयुक्त होंगे, यानी एक्स ऑफिसियो कमिश्नर होंगे। याद रखना, ये भी हमें याद रखना है। यदि आपको चाहिए कि इसकी पीडीएफ मिल जाए तो वो टेलीग्राम में मैं दे दूंगा, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस आयोग का कार्य है कि हालिया जनगणना के आधार पर विभिन्न विधानसभा और लोकसभा के क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करना। निर्वाचन क्षेत्रों का वर्तमान परिसीमन 2001 के आधार पर किया गया था, और अगला जो परिसीमन है वो 2026 में होने वाला है। अब यहां पे एक महत्वपूर्ण बात है कि क्या इनके अलावा भी महिलाओं का भागीदारी हम बढ़ा सकते हैं राजनीति में? यस। सबसे अच्छा तरीका क्या है महिलाओं की यदि राजनीति में भागीदारी बढ़ाना है? तो सबसे अच्छा यह है कि हर एक जो पॉलिटिकल पार्टी जब अपने सदस्य बनाती है, अपने जो मेंबर्स बनाती है और अपने जो चुनाव में सीटों का आवंटन करती है, वहां पे सुनिश्चित करे कि कम से कम जो है महिलाओं को 50% या 30% या 40%, एक डेफिनेट परसेंट ऑफ महिलाओं को आरक्षित सीटें करनी चाहिए। यानी ये विद इन द पॉलिटिकल पार्टी रिजर्वेशन होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक जो लोकल गवर्नमेंट जिस तरीके से प्रमोट कर रहा है ना, कि महिलाओं के लिए जो भागीदारी सुनिश्चित तो कर दी लेकिन काम पुरुष ही करें, तो ये जो पितृसत्तात्मक सोच है इसको हमें छोड़ना पड़ेगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है, यदि महिलाओं की स्थिति अच्छी होती है राजनीति में, तो ये बहुत आसान तरीका है और अच्छा तरीका है महिलाओं या हमारी संसद को क्राइम फ्री बनाने का, या फिर मैं बोलूं क्रिमिनल फ्री बनाने का। क्योंकि सामान्य तौर पे हम देखते हैं कि महिलाएं इतनी ज्यादा वायलेंट नेचर की नहीं होती हैं जितने की पुरुष, और जितने क्रिमिनल चार्जेस अभी देखेंगे तो आप देखेंगे कि जितना परसेंटेज ऑफ जो पुरुष हैं और महिला दोनों में कंपेयर करें तो पुरुषों पे ज्यादा क्रिमिनल केसेस होंगे कंपेयर टू महिलाएं। सो इस तरीके से हमने इस पूरे मुद्दे को समझा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को समझा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।